चीज को क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं लेबल। तो ए टू बी मैपिंग आप करते हैं। आपने वो चीज सीख ली, तस्वीर देख ली कैट की, माइंड में बैठा लिया, इस चीज को कैट कहते हैं। आप कैट से मिलती जुलती कोई भी आप स्पीशीज देखते हैं, आप बता सकते हैं कि ये कैट क्लास से बिलोंग करता है। ठीक है, तो आपकी लर्निंग हुई। लर्निंग के बाद जब आपके सामने वही चीज़ आती है या उससे मिलती जुलती चीज़ें आती हैं, तो आपने ज़िंदगी में जितनी चीज़ें सीखी होती हैं, आप नई चीज़ को उन तमाम तस्वीरों से मैच करते हो। फिर वो जिस तस्वीर से सबसे करीब तरीन होती है, आप उसको वो लेबल देते हो। तो ये आपकी क्या होती है? लर्निंग होती है। इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस क्या था? कि आपने कोई चीज़ सीखी, सीखने के बाद अपने दिमाग में सेव कर ली, और अब उससे मिलती जुलती कोई चीज आपके सामने आती है, तो आप अपने एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस का मतलब जो आपकी लर्निंग है, जितनी चीजें आपने जिंदगी में सीखी हैं, उन सब से मैप करते हो, और जो सबसे सुइटेबल और सबसे बेस्ट उसका जो आंसर होता है, उससे मैप करने की कोशिश करते हो, और वो आप उसका आंसर देते हो। ये आपकी क्या है? इंटेलिजेंस। अच्छा, तो इंटेलिजेंस हमें पता चल गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यही चीज मशीन को अगर दें तो उसको हम क्या कहेंगे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिंपल आपकी ये होती है। इसमें अरसलान आपने हैंड रेज किया हुआ, कुछ कहना चाह रहे हैं? स्क्रीन शेयर नहीं। नहीं, तो मैंने अभी स्क्रीन शेयर भी नहीं किया, अभी तो हम डिस्कस कर रहे थे। फिर थैंक यू अपना यासिर। सर वो कर देना ताकि समझ आए अच्छा, और मैं अपनी शक्ल ही सर चलो मैं कर देता हूँ। ठीक है, चोरी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके, चलिए तस्वीर भी खोल दी मैंने। तो आपको पता चल गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। इंटेलिजेंस क्या होती है? इंसान सीखता है, वो लर्निंग का होती है उसकी। लर्निंग के बाद जब सारी चीजें सीख लेता है, वो उसका एक्सपीरियंस बन जाता है, कि वही चीज आप अपनी रियल लाइफ में बार बार परफॉर्म करते हो, बन जाता है एक्सपीरियंस। ठीक है, और उस एक्सपीरियंस की बेस पे या लर्निंग की बेस पे कोई नई आने वाली चीज को आप एफिशिएंट वे में हैंडल करें, उस हैंडलिंग को हम कहते हैं इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन ये परफॉर्म करे, तो अगर मैं मशीन से परफॉर्म करवाऊं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अदरवाइज इंसान इसको परफॉर्म करता है अपने दिमाग के बेस पे, वो रियल इंटेलिजेंस होती है, ह्यूमन इंटेलिजेंस होती है। तो हमें जो पढ़ना है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पढ़ना है, कि मशीन को ये इंटेलिजेंस हम किस तरह बनाएंगे या इंटेलिजेंस किस तरह प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब लर्निंग की ना कुछ टाइप होती है, हम उन टाइप को फिर सीखते हैं, उसके बाद फिर ये जो सब टाइप है इनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे ये क्या है। ठीक है, इंसान चीज़ों को जो सीखता है ना, मुख्तलिफ सीखने के तरीके होते हैं। पहला तरीका कहलाता है सुपरवाइज लर्निंग, दूसरा कहलाता है अनसुपरवाइज लर्निंग, तीसरा कहलाता है री लर्निंग, और चौथा आपका कहलाता है सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग। तो नॉर्मली 3 लर्निंग के तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, और सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग मशीन के लिए, तो वो स्पेसिफिक क्या है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। सुपरवाइज लर्निंग सबसे पहले उठाते हैं, और इसको हम कैसे रिलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके सामने कोई कैट की तस्वीर, यानी जिंदगी में आपने कैट की पिक्चर देखी, एक पिक्चर आपके सामने लाई गई। ठीक है, वो पिक्चर किसकी है? आपके वालिदैन आपको बताते हैं कैट है। ठीक है, आपके दोस्त बता सकता है, आप इंटरनेट से भी देख सकते हैं, आप यूट्यूब से भी सीख सकते हैं, मुख्तलिफ रिसोर्स आप किताब में देख के उसका नाम पढ़ सकते हैं। तो अब यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि कोई भी इनपुट दिखाया जाए और उसके अगेंस्ट जो लेबल है, उसका जो नाम है, वो नाम आपको कोई सुपरवाइजर बताए। और वो सुपरवाइजर कौन हो सकता है? नॉर्मली इंसान होता है, यानी किताब भी इंसान ने लिखी है, इंटरनेट पे वीडियो भी इंसान ने बनाई है। ठीक है, आपके वालिदैन आपको बता रहे हैं, वो भी इंसान है। तो ज्यादातर जो आपकी ए टू बी मैपिंग होती है सुपरवाइज लर्निंग में, वो लर्निंग का जो बी यानी आउटपुट होता है, वो कौन बताता है? इंसान। सुपरवाइजर बताता है, इंसान नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ सुपरवाइजर बताता है। वो सुपरवाइजर मशीन भी हो सकती है, इंटरनेट भी हो सकती है, किताब भी हो सकती है। तो उसे हम क्या कहते हैं? सुपरवाइज लर्निंग। तो कोई भी कैट की इमेज आपने देखी और उसके अगेंस्ट आपको किसी ने कुछ बताया, चाहे वो किताब से सीखा है, दोस्तों से सीखा है, माँ बाप से सीखा है, इसको हम कहेंगे सुपरवाइज लर्निंग। कैट का नाम आपको पता चल गया, तो ये लर्निंग आपकी क्या आती है? सुपरवाइज लर्निंग। ठीक है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम यकीनन नहीं होगी, या है तो बताएं एनीवन? यस या नो मुझे बताएं, आगे चलूं? जी सर, सब समझ आ गया, कोई प्रॉब्लम। जी सर, जी आगे सर। चलो। समझ आ गया जी।
अब हम बात करते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का क्या मतलब डाल दो। पहले सुपरवाइजर शामिल था, आपका दोस्त, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर, इंटरनेट, किताब, कहीं ना कहीं से किसी इंसान ने एनोटेट किया हुआ है, वो चीज आप पढ़ के, सुन के, देख के सीखते हो, वो सुपरवाइज लर्निंग थी। अब सुपरवाइजर नहीं है, सुपरवाइजर को निकाल दो और अब आप खुद से चीजों को लर्न करो, खुद से देखो। अच्छा, वो लर्निंग क्या हो सकती है? नॉर्मली अनसुपरवाइज लर्निंग में हम जो मशीन लर्निंग में काम करेंगे, दो तरह के काम होते हैं। पहला होता है डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। अपने पास पॉइंट लिख लें ताकि बाद में भी आपको पता हो कि इसमें कौन सी चीज फॉल करती है। डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। और दूसरा होता है क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग कहूं या ग्रुपिंग कहूं या ग्रुप कहूं, बात एक ही। तो क्लस्टरिंग ज्यादातर ये टर्म इस्तेमाल होती है, तो आप क्या कहेंगे? क्लस्टरिंग। एक क्लस्टर का मतलब होता है एक ग्रुप, ठीक है। तो हम जो काम करते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में, उसकी एग्जांपल क्या होती है? क्लस्टरिंग होती है या फिर डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। रियल वर्ल्ड में अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं, क्या हो सकती है? कंसीडर करें, आपके सामने बहुत सारे बलून फुला के दिए गए आपको, ठीक है, रेड कलर का, येलो कलर का। अब लॉकडाउन चल रहा है, आप सारे बैठे हैं, आपने डेटा देखा, 200 बलून, या बच्चे जो बंटी वगैरह खाते हैं ना, वो आपके सामने पड़ी हुई है। तो मुख्तलिफ कलर्स की बंटी आपके सामने क्या है? रखी हुई है, या बलून आपके सामने रखे हुए मुख्तलिफ कलर्स के। तो अब आपने क्या किया? फारिग बैठे हुए आपने देखा, यार ये रेड है, ग्रीन है, ब्लू है। खुद ब खुद उनकी सिमिलैरिटी की बेस के ऊपर आपने रेड को अलग कर दिया, ग्रीन को अलग कर दिया, ब्लू को अलग कर दिया, सॉर्ट कर दिया। आपको किसी ने कहा नहीं कि यार इसमें क्या चीज मैच होना चाहिए, क्या चीज मैच नहीं होना चाहिए। आपके दिमाग में सिमिलैरिटी चीजें देखी, उनको उठा के एक ग्रुप में रख दिया, जिसे हम कह रहे हैं क्लस्टर। इसमें कोई सुपरवाइजर शामिल नहीं, आपने खुद किया। तो क्लस्टरिंग का जो प्रोसेस हम करते हैं, ये आता है अनसुपरवाइज लर्निंग में, जो हम बहुत ज्यादा परफॉर्म करते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग में। और रियल वर्ल्ड में अगर मैं इसकी एग्जाम्पल दूं कि भाई क्या हो सकती है, मुख्तलिफ लोग के, हमारे पास ना पूरे बैंक का डेटा है। तो मैं देखना चाह रहा हूँ, पहले तो देखो मैं ना ग्रुप खुद निकालता था, कराची के जितने भी कस्टमर्स हैं उनको अलग निकाल लो, इस्लामाबाद के, लाहौर के, मुख्तलिफ सिटीज के जो भी कस्टमर्स हैं उनको अलग अलग सेपरेट कर दो, तो ग्रुप मुझे पता चल गया कि भाई एनआरपी कितने हैं, नॉन रेसिडेंट पाकिस्तान कितने, और पाकिस्तानी कितने। तो मुझे ये पता चला था, ग्रुप बनाया। लेकिन देखो, ग्रुप इंसान ना अपने हिसाब से सोचता है, मशीन जो है ना डेटा से देख के जो बेस्ट आपके ग्रुप हो ना, वो निकाल के दे। इसकी मैं एग्जांपल पता है क्या दूं? फेसबुक के ऊपर डेली बेस के ऊपर लोग आके पोस्ट करते हैं, तो फेसबुक पे कितने टाइप के ग्रुप के लोग हैं हमें नहीं पता, मशीन खुद फाइंड करे। तो हमें फिर उस ग्रुप के हम देखेंगे क्या इसके एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। हमारे यूबीएल के ऊपर कस्टमर्स आते हैं और मुख्तलिफ टाइप के ट्रांजेक्शन करते हैं, मुख्तलिफ टाइम पे परफॉर्म करते हैं, मुख्तलिफ क्वांटिटी में परफॉर्म करते हैं। तो मुझे ग्रुप पता होना चाहिए कि यार यूबीएल के ऐप के ऊपर आके कितने लोग ट्रांजेक्शन करते हैं और कितने टाइप के लोग हैं, कितने ग्रुप हैं। तो वो ग्रुप फाइंड करना, वो क्या होते हैं? आपके क्लस्टरिंग। उसमें कोई सुपरवाइजर नहीं है, मशीन एल्गोरिथम खुद जाएगा, खुद सिमिलैरिटी देखेगा, और जो उसको बेस्ट यानी उसमें ग्रुप में रखेगा, उसको मैं उठा के रख देगा। अनसुपरवाइज लर्निंग में किसी को कोई मुश्किल हो रही है तो पूछे मुझसे। जी दोस्तों, या ये भी क्लियर है? सर रिपीट कर दीजिएगा। ठीक है, इसकी हमने एग्जांपल दी ग्रुपिंग करना या क्लस्टरिंग करना। जैसे कि नॉर्मल एग्जांपल दी कि भाई बहुत सारे आपके पास बलून्स पड़े हुए, आपने देखा रेड, ग्रीन, येलो, आपके दिमाग में खुद देखा, आपको समझ आया यार इनको अलग कर दो, इनको अलग कर दो, तो उनको आपने एक जैसा डेटा उठा के अलग कर दिया, वो कहलाती है क्लस्टरिंग। और ये अनसुपरवाइज लर्निंग है। इसमें किसी सुपरवाइजर ने आपको नहीं सिखाया था कि भाई रेड को अलग करना होता है, ग्रीन को अलग करना होता है, येलो को अलग करना होता है। आपके माइंड ने खुद देखा, आपने कहा हाँ यार ये चीजें ऐसी होना चाहिए। तो ये क्या है? आपकी अनसुपरवाइज लर्निंग, ठीक है। इज इट क्लियर? यस सर। अब हम बात करते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग की जब भी बात हो ना, आप ना तीन चीजें याद रखें। पहली चीज एनवायरनमेंट, दूसरी चीज एक्शन, आपका एजेंट होता है जो कि एक्शन परफॉर्म करता है, और तीसरी चीज उसके अगेंस्ट उसको रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है। ये तीन पॉइंट्स आपको याद रखने हैं जब भी किसकी बात होगी, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रिपीट करता हूं, पहली चीज एनवायरनमेंट,
वो एनवायरनमेंट फिजिकल भी हो सकता है, वर्चुअल भी हो सकता है। एनवायरनमेंट लाजमी होना चाहिए। वो क्या होगा मैं बताता हूँ एग्जाम्पल से। दूसरी चीज क्या होगी आपकी, एजेंट। एजेंट क्या होता है, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल वालिदैन ने कैड तमाम चीज़ें मुझे सिखा दी, तो मैं एक एजेंट हूँ मशीन का। अगर मैं मशीन होता तो मैं अपने आप को एजेंट कहता, ठीक है। या मैं अपने आप को मॉडल भी कह सकता हूँ। तो मैं मॉडल कहूँ या मशीन लर्निंग एजेंट कहूँ, बात एक ही है। यानी जो सीखने के बाद आपके पास जो एल्गोरिथम होता है, जो चीज़ों को आगे प्रोसेस करेगा, जो सॉफ्टवेयर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, मशीन लर्निंग एजेंट। तो पहली चीज एनवायरनमेंट होगा, दूसरा चीज एजेंट होगा, जैसे हम एजेंट कहते हैं या मॉडल कहते हैं। तीसरी चीज, ये जो एजेंट है ना, कोई एक्शन परफॉर्म करेगा और उसके अगेंस्ट कोई इसको रिवॉर्ड मिलेगा। सिंपल इसकी एग्जांपल मैं रिलेट करता हूँ। देखें, मैं रोड पे खड़ा हूँ, ठीक है। तो वो जो रोड है ना आसपास, वो एनवायरनमेंट है। मैं घर में खड़ा हुआ तो घर का एक एनवायरनमेंट है। मैं पार्क में खड़ा हूँ तो पार्क का एक एनवायरनमेंट है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, एनवायरनमेंट से मैं इनपुट रिसीव करता हूँ। इनपुट देखें, मेरे पास आवाजें आ रही हैं, बहुत सारी फ्रेगमेंट्स, खुशबू वगैरह मेरे पास आ रही है, आंखों से कुछ तस्वीरें रिसीव कर रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, एनवायरनमेंट से डेटा रिसीव करता हूँ, ठीक है। तो एजेंट मशीन लर्निंग का एजेंट था, यानी मैं खड़ा हूँ, मैं एजेंट हूँ, मैं मॉडल रोड पे। इनपुट एनवायरनमेंट से रिसीव कर रहा हूँ, और वो इनपुट क्या है, कुछ आवाजें, कुछ फ्रेगमेंट्स और कुछ इमेजेस, वीडियोस या आपकी जो भी आपकी आ रही है विजुअलाइजेशन। अच्छा, मैंने तीसरा पॉइंट कहा था कि भाई वो क्या करेगा, एक्शन परफॉर्म करेगा। तो मेरे पास इनपुट क्या आ रहा है कि भाई सामने से ट्रक आ रहा है, इनपुट रिसीव कर रहा हूँ, आवाज भी उसकी आ रही है, वो हॉर्न भी बजा रहा है, ठीक है। इनपुट रिसीव हो रहा है, आपका एजेंट खड़ा हुआ, वो एजेंट में खड़ा हुआ उसके सामने रोड के बिल्कुल बीच में। फिर क्या हो रहा है, वो ट्रक करीब आ रहा है, हॉर्न और तेज बजा रहा है, मैं वहां खड़ा हूँ। मेरा एक्शन अभी क्या है, मैं वहीं पे खड़ा हुआ हूँ। मेरे एक्शन बहुत सारे हो सकते थे, मैं जंप कर सकता था, मैं लेट सकता था, मैं लेफ्ट या राइट मूव हो सकता था। तो ये मेरे क्या है, एक्शन। तो मैंने एक्शन क्या परफॉर्म किया, मशीन के अपने हाथ में है, कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं है कि वो यही एक्शन परफॉर्म करे। तो मशीन ने जो एक्शन परफॉर्म किया वो वहीं पे स्टैंड रही, खड़ी रही, मैं वहां पे खड़ा रहा। ट्रक सामने से आया, टकरा गया, रिवॉर्ड मिलेगा। रिवॉर्ड क्या मिलेगा भाई, मुझे चोट लगेगी, कोई हड्डी भी टूट सकती थी। तो अब मुझे ये रिवॉर्ड मिला। अच्छा, ये जो रिवॉर्ड है ना, हमने मशीन को बताया हुआ होगा कि ये पॉजिटिव रिवॉर्ड होते हैं या नेगेटिव रिवॉर्ड होते हैं। तो यहाँ पे ये जो चोट लगी है और दर्द हुआ है, ये जो रिवॉर्ड होगा ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? जी दोस्तों, नेगेटिव। नेगेटिव। तो हमने मॉडल को यहाँ पे बिल्कुल हमने बताया हुआ कि भाई आपको पॉजिटिव रिवॉर्ड हासिल करना है, तो इसने नेगेटिव रिवॉर्ड हासिल किया। तो इसका मतलब है अब इस तरह की चीज दोबारा जब आपके सामने हो तो आपका एक्शन अब खड़े नहीं होना चाहिए, अब दूसरा एक्शन होना चाहिए। फिर मशीन ये खड़ी हुई एजेंट ये रिवॉर्ड यानी एक्शन इनपुट रिसीव करती है, उस पर कोई एक्शन परफॉर्म करती है और उसके ऊपर अब उसको प्लस रिवॉर्ड मिलते हैं। तो इसका मतलब है ये काम इसने सही किया है, ठीक है। तो फिर मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, रीइंफोर्समेंट लर्निंग एनवायरनमेंट लाजमी शामिल होगा, एजेंट भी लाजमी शामिल होगा, उससे कोई इनपुट लेने के बाद कोई एक्शन भी लाजमी परफॉर्म होता है और उसके अगेंस्ट कोई रिवॉर्ड भी लाजमी मिलता है। ये चार चीजें अगर लर्निंग के प्रोसेस में शामिल हों तो उसको हम क्या कहेंगे, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ये चार चीजें होना चाहिए। आखिरी जो टाइप है वो है सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग। सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग को टेम्पररी सुपरवाइज लर्निंग भी कहा जाता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि आउटपुट जो होती है ना मशीन खुद लगाती है। जैसे वो कैट था ना, मैं कैट हमें कोई इंसान बता रहा था, कोई किताब बता रही थी, अब कैट की तस्वीर दिखाई, उसने उसको लेबल दे दिया 0, मशीन खुद दे रही है, हमें नहीं पता वो लेबल क्या दे रही है, ठीक है, याद रखें। मशीन उसको खुद लेबल देती है टेम्पररी तौर पे, हो सकता है वो बाद में उसको चेंज कर दे। तो टेम्पररी तौर के ऊपर कोई भी मशीन उसको कोई लेबल असाइन करती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग। खुद अपने आप को वो लेबल देती है, इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग। इसमें किसी को कोई मुश्किल? नो सर। कोई मुझे बता सकता है ये तीनों लर्निंग के टाइप जिसको समझ आई हो एक दफा, बुलेट्स पॉइंट्स में, डिटेल में नहीं, बुलेट्स में बता दे जस्ट। सर सुपरवाइज्ड लर्निंग आपने पहले बताई थी, सेकंड आपने बताया था अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, थर्ड अच्छा, आपने एक बताई थी छोटी छोटी एग्जांपल के साथ
सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग में आप उनको पिक्चर्स दिखाएं मशीन को और बताएं ये कैट है, दूसरी पिक्चर में नॉट कैट है, फिर कैट है, फिर नॉट कैट है, दिस इज हाउ इट विल लर्न। और नेक्स्ट अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में ये होगा कि आई थिंक सो कि आपने उसको पिक्चर्स दिखानी क्लस्टरिंग होगी, क्लस्टरिंग होगी, एग्जैक्टली यस। इससे वो करेगा एल्गोरिदम, एक जैसे डाटा को एक क्लस्टर बना देगा, दूसरे डाटा को दूसरा क्लस्टर बना देगा। ठीक है, राइट। ये है अनसुपरवाइज्ड। और थर्ड वाली थी रीइंफोर्समेंट लर्निंग में, जिसमें वो एनवायरनमेंट से लर्न करेगा, जिसमें कि एक्शन भी होगा, रिवॉर्ड भी होगा, एनवायरनमेंट भी होगा। और चौथी एक और चीज़ आपने बताई थी, पॉजिटिव या नेगेटिव रिवॉर्ड था वो डिसाइड करना है, उसको बताना है। इज दैट करेक्ट सर? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, तो बस इसका मतलब है जी। और कोई कुछ कहना चाह रहे हैं जी? कुछ नहीं सर, वो लास्ट टाइप एक रह गई थी ना, वो ठीक है, वो समझ आ गई। ठीक, एजेंडो आपका वो होता है। अच्छा, तो ये चीज आपकी हो गई। आगे अब फर्दर हम देखते हैं, हमारे पास कुछ और भी टाइप होती है लर्निंग की। एक मिनट, यहाँ किताब नहीं खुली हुई। अस्सलाम वालेकुम सर, कमेंट्स में आया है कि सेल्फ सुपरवाइज थोड़ा दोबारा बता दें। ओके, सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग जो होती है ना, ये टेम्पररी सुपरवाइज लर्निंग भी कहलाती है। इसके अंदर जो आप लेबल होता है ना, लाइक कैट की इमेज दिखाई, तो मशीन खुद अपने पास से कोई लेबल उसको देती है। अभी तो हम कैट दे रहे थे, मशीन उसको कुछ भी दे सकते हैं रैंडमली, कोई नाम नहीं होगा, कोई नंबर होगा। ठीक है, तो मशीन खुद उसको लेबल देती है टेम्पररी तौर पे। फिर आपको यानी वो जब सब सही लगते हैं कि हाँ इसने सही दिया, तो आप उसको नंबर को रिप्लेस कर सकते हैं किसी टैक्स के थ्रू या किसी और के थ्रू। तो वो क्या होती है आपकी सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग। तो अभी डिस्कस भी करेंगे, देखेंगे किस तरह होती है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। सर इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर 4 स्पीशीज की पिक्चर है, मतलब ये कैट हो, डॉग हो या गोट हो, तो वो सबको एक क्लस्टर में, कैट्स को सबको क्लस्टर करके 1 कर देगी, फॉर एग्जांपल डॉग को 2 कर देगी और गोट्स को 3 कर देगी। देन वी कैन नेम इट, ये कैट थी, ये डॉग था, ये गोट। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा देखिए, हम 1 2 3 कह रहे हैं, हो सकता है ये कोई यानी हेक्साडेसिमल कोड हो सकता है ये किसी भी यानी दूसरे फॉर्मेट में टेक्स्ट लिखा हुआ हो, तो किसी यानी एक लेवल में कन्वर्ट करती है, ये याद रखें। वो लेवल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वो लेवल हमें नहीं पता वो क्या होगा। जी शिजात, कोई और सवाल तो नहीं है कमेंट्स में? नहीं सर, प्लीज कंटिन्यू। अच्छा, अब सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, रीइंफोर्समेंट और सेल्फ सुपरवाइज क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो लर्निंग है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन को इंटेलिजेंस या इंटेलिजेंस हम किस तरह प्रोवाइड करेंगे, इंटेलिजेंस किस तरह बनाएंगे, इंटेलिजेंस किस तरह प्रोवाइड करेंगे। देखें, मशीन के ऊपर अभी भी बहुत से लोग प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। आप जावा पे करते हैं, आप सी शार्प पे करते हैं, आप डॉटनेट यानी फ्रेमवर्क के ऊपर यानी काम कर रहे हैं। ठीक है, आप PHP पे काम कर रहे हैं। क्या आपको पता है आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ही काम कर रहे हैं? लेकिन आपकी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि आप मशीन को इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहे हो कि भाई ये यूजर नेम आए, ये पासवर्ड आए, डेटाबेस में जाओ, मैच करो, अगर मैच हो जाए तो उसको प्रोफाइल पेज पे ले जाओ, अदरवाइज कहो नॉट वैलिड यूजर। तो ये आपने मशीन को इंटेलिजेंस बना दिया, सर्वर को इंटेलिजेंस बना दिया। तो ये जो आपने इंटेलिजेंस इसको बनाया है, वो कैसे बनाया? तो वो आपने रूल्स लिखे, आपने लॉजिक लिखी है, खुद प्रोग्राम किया, प्रोग्रामर ने प्रोग्रामिंग करी, जिसे हम कहते हैं क्लासिकल प्रोग्रामिंग। तो अभी आप जो काम कर रहे हैं वो किस पे काम कर रहे हैं? क्लासिकल प्रोग्रामिंग। और मशीन लर्निंग के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर क्लासिकल प्रोग्रामिंग को हम कहते हैं सिंबॉलिक AI। तो अभी आप जो AI के फील्ड पे काम कर रहे हैं वो कौन से फील्ड है? सिंबॉलिक AI। सिंबॉलिक AI में होता क्या है? देखिए, मशीन है ना, मशीन के अंदर आप प्रोग्राम कोड लिखते हो कि भाई आपने एक सॉफ्टवेयर लिखा PHP के ऊपर या .NET के ऊपर या जावा के ऊपर कि भाई इनपुट आएगा, 2 चीजें यूजर डालेगा फॉर्म के थ्रू, और फॉर्म वेब बेस्ड भी हो सकता है या कोई भी यानी डेस्कटॉप बेस्ड भी हो सकता है या फिर आपका मोबाइल बेस्ड भी हो सकता है। तो फॉर्म उसके सामने होगा, वो अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालेगा, वो आएगा, उसको मैच करना सर्वर पे जाके, जो हमारी डेटाबेस सर्वर है, यूजर नेम पासवर्ड से अगर मैच हो जाए तो आंसर उसको देना, उसका प्रोफाइल पेज यानी स्क्रीन पे आपको प्रोफाइल पेज शो हो जाएगा। और अगर यूजर नेम पासवर्ड मैच ना हो
तो उसको आंसर में क्या देना, उसको आंसर में देना नॉट वैलिड यूजर नेम पासवर्ड एरर देना। तो ये जो आप काम कर रहे हो, देखो रूल्स जो आपने लिखे हैं, इफ एल्स पूरी लॉजिक, तो आप मशीन को रूल्स देते थे। दूसरी चीज आप क्या देते हो, आप डेटा देते हो। डेटा जो यूजर डालना है, डेटा क्या डालना है, अपना यूजर नेम पासवर्ड। तो यूजर नेम पासवर्ड अगर वो सही डालता है तो आंसर क्या आता है, वैलिड यूजर। और अगर वो गलत डालता है तो क्या आता है आंसर, नॉट वैलिड यूजर। तो अभी आप इस पैराडाइम में थे, क्लासिकल प्रोग्रामिंग। तो क्लासिकल प्रोग्रामिंग आप करते हुए आ रहे हैं, इसमें कोई यानी आपकी लेवल के ऊपर किसी को कोई प्रॉब्लम हो कि ये रूल्स क्या है, डेटा क्या है और आंसर क्या है, एनीवन? नो सर, क्लियर है। ये आपने शुरू में भी पढ़ाया था जब एआई स्टार्ट किया था, एआई फॉर एवरीवन। चलें, ग्रेड हो गया पे। अच्छा, अब ये क्या थी, मशीन लर्निंग की टाइप। मशीन लर्निंग में अब क्या हो रहा है भाई, मशीन लर्निंग के अंदर अब सीखने का अमल ना चेंज हो गया। मैं अगर आपको कहूँ कि यार ट्रांजैक्शन करते हैं या फ्रॉड जो करते हैं उनका ना कोई पैटर्न होता है कि भाई जैसे आपकी मोबाइल के ऊपर आके फाइनेंशियल कोई ऐप है उस पर आके लोग फ्रॉड करते हैं। फ्रॉड के चांसेस क्या होते हैं, सबसे पहले आपकी ना आईपी चेंज होती है, ठीक है, लोकेशन भी आपकी यानी चेंज होती है। तो होता क्या है कि आपकी ऐप किसी और सिस्टम में फिजिकल आईपी उसकी चेंज हुई, ठीक है, उसकी जो एरिया अभी आप कराची में बैठे थे वो एकदम से आपको दिखा रहा है यूएस में। तो दूसरा पैटर्न आपकी यानी मुख्तलिफ आपकी आईपी चेंज होती है। फिर उसके बाद क्या होता है, तो वो पैटर्न था, आपने कुछ लॉजिक है, कुछ यानी फीचर्स निकाले, तो वो चीजें आपको फाइंड करना पड़ती हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब उसकी यानी कितने रूल्स हो सकते हैं कि भाई ये चीज होगी, ये चीज होगी, ये चीज होगी तो वो फ्रॉड करेगा। तो कितना मुश्किल तरीन काम है उन चीजों को फाइंड करना, उनकी लॉजिक लिखना। इंसान दो चीजों पे ना यानी आप कितनी लॉजिक लिख सकते हैं, आप 100 लिख सकते हो, 50 लिख सकते हो, 200 लिख सकते हो, मैक्सिमम आप 1000 लॉजिक लिख सकते हो यानी रूल्स लिख सकते हो। सारे के सारे जितने पॉसिबल रूल्स हैं वो आप नहीं लिख सकते। मशीन लर्निंग से फायदा क्या होता है कि आपके पास जितना ज्यादा डेटा होगा, ठीक है, आप मशीन को दें, डुप्लीकेट डेटा ना हो, ये भी याद रखें, ठीक है। तो आप मशीन को क्या करें, डेटा दें। डेटा में क्या चीजें होती हैं फिर मैं बताता हूँ। तस्वीर दिखाई कैट की और उसका आउटपुट बताया, ये डेटा दोनों चीजें जा रही हैं कि ये इनपुट है और ये इसका आउटपुट है, ठीक है। इस बंदे की ये हाइट है, इसका इतना वेट होगा, तो आपने क्या बताया, इनपुट डेटा है, ठीक है। मशीन क्या करती है, आप दो चीजें बता रहे, डेटा और उसका आउटपुट, कैट की इमेज और उसका लेबल, ठीक है। कोई फ्रेगमेंट, कोई खुशबू थी उसका नाम, कोई साउंड था उसको आपने लेबल किया, भाई ये डॉग की आवाज है, कैट की आवाज है, कफ की आवाज है। तो आपने मुख्तलिफ इनपुट और उसका क्या दिया, आउटपुट। मशीन में ये जाता है, एक से ज्यादा डेटा होता है, तो मशीन क्या करती है, आप रूल्स लिख के दे देती है। यानी इफ एल्स की जो लॉजिक होती थी, जो हम पहले खुद लिखते थे रूल्स, तो वो रूल्स यहाँ पे हमें मिल जाएंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं, मशीन लर्निंग, क्योंकि मशीन अब डेटा से सीखती है। यहाँ पहले हम कहते थे मशीन प्रोग्रामिंग या क्लासिकल प्रोग्रामिंग, यूजर खुद प्रोग्राम करता था, ठीक है। और ये शायद हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ, तो इसलिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। इसमें अगर किसी को कोई मुश्किल हो रही हो तो पूछ सकते हैं, क्योंकि इसके बाद फिर हम इसको दोबारा कभी रिपीट नहीं करेंगे। नहीं सर। चलिए, ग्रेट। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इस डायग्राम की तरफ। ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सबसे यानी जो बड़ी फील्ड आती है, ये आपकी पूरे यानी सबकी पेरेंट है। इसके अंदर सिंबॉलिक एआई आती है, इसमें बहुत सारे इफ एल्स की प्रोग्रामिंग है, ड्रैग एंड ड्रॉप बेस्ड रूल हो सकते हैं, एक्सेल सॉफ्टवेयर आ रहा है, वो सारे के सारे इसमें आ रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर बहुत सारी रूल्स बेस्ड लैंग्वेजेस हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें रूल्स आपको खुद लिखना पड़ते हैं। अच्छा, फिर नया पैराडाइम आया जिसका नाम रखा मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में हम मशीन को दो चीजें दे रहे हैं, इनपुट आउटपुट, और मशीन खुद ब खुद उसके जो रूल्स होते हैं वो लिख देती है, ठीक है। डीप लर्निंग, डीप लर्निंग मशीन लर्निंग की चाइल्ड है। इसमें क्या होगा, देखिए मशीन लर्निंग के ना बहुत सारे एल्गोरिथम, XGBoost, ठीक है, और रैंडम फॉरेस्ट, इसी तरह नेवी बायस और बेशुमार आपके पास क्या है, आपके पास मुख्तलिफ एल्गोरिथम मौजूद है मशीन लर्निंग के। लेकिन मशीन लर्निंग में एक प्रॉब्लम आती है, और वो प्रॉब्लम है क्या, जो कि बड़ी मुश्किल है।
फीचर आपको खुद सिलेक्ट करना पड़ते हैं। फीचर लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था, हर कॉलम को फीचर कहते हैं, ऐसे ही है ना? याद है ये बात मैंने कही हुई है? फीचर, हर कॉलम को टेबुलर जी डेटा सर। में क्या कहते हैं? फीचर कहते हैं। अरे इवन तो ये फीचर सारा हर टॉपिक कॉलम, हम क्वार्टर 1 में भी शायद पढ़ चुके हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन अभी ये दोबारा क्लियर करना बहुत जरूरी है, वरना आगे फिर ये दोबारा कभी रिपीट नहीं होगा ना। ठीक है, अच्छा तो अब हम क्या कह रहे हैं? फीचर्स। कैट और डॉग की बात करते हैं, उसकी आंख, नाक, कान, दुम, मूछे, वो सारे के सारे फीचर्स हैं। डॉग की बात करें तो उसकी जितनी भी चीजें होंगी, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी कैट को कैट के लेवल के साथ रिलेट करने के लिए आप उसमें कितनी मैक्सिमम चीजें उसके साथ रिलेशन या उसकी रिलेशन फाइंड करेंगे, पैटर्न फाइंड करेंगे, उससे हम कहते हैं फीचर। ठीक है, तो फीचर इंजीनियरिंग आपको खुद करना पड़ती थी, फीचर सिलेक्शन आपको खुद करना पड़ती थी, किसके अंदर? मशीन लर्निंग। अच्छा, टैबुलर डेटा में बहुत आसान है, कोरिलेशन निकालो, अभी मैं बताऊंगा अभी कोरिलेशन कितनी आसानी से निकलती है। कोरिलेशन निकाले, मशीन खुद बता देगी। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ, चले कोरिलेशन हो गई, लेकिन जब परसेप्शन प्रॉब्लम की बात हो, परसेप्शन प्रॉब्लम का मतलब है कि इमेज में देख के बताना कि क्या है। कैट की एक इमेज आपको दिखाऊं तो मैं आपको कहूँ यार ये तस्वीर में मैं कैसे तस्वीर को पहचानूंगा ये कैट की है, तो आप बोलेंगे सर आंख ऐसी होगी, नाक ऐसी होगी, कान ऐसी होगी, दुम ऐसी होगी, मूंछ ऐसी होगी। आप मुझे 50 से 100 फीचर्स गिनवा देंगे, मैं कहूंगा यार इसका जरा मुझे एक प्रोग्राम लिख के दे दो, इफ एल्स। तो कितना मुश्किल तरीन काम होगा। तो मशीन लर्निंग में परसेप्शन प्रॉब्लम के ऊपर वो जो कैट को फाइंड करने के लिए फीचर्स होंगे ना, वो आपको खुद डिफाइन करना पड़ेंगे, जो कि बहुत मुश्किल तरीन काम था। डीप लर्निंग, अब डीप लर्निंग की जब भी बात हो ना, यहाँ पे एक ही एल्गोरिथम इस्तेमाल करेंगे, और वो कौन सा एल्गोरिथम होता है दोस्तों? जी, न्यूरल नेटवर्क्स। न्यूरल नेटवर्क्स। ठीक है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ANN। ठीक है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को हम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पे फीचर इंजीनियरिंग क्या हो जाती है? R2। तो यहाँ पे जो रिलेटिव आपके क्या होंगे? फीचर्स होंगे, मशीन खुद फाइंड कर लेगी, आपको जरूरत ही नहीं। आप पूरी की पूरी इमेज उठा के दे दें कैट की, वो खुद ब खुद फाइंड कर लेगा कैट को। कैट फाइंड करने के लिए क्या क्या चीज होना चाहिए, तो ये आसानी यहाँ पे हो गई। इसी वजह से मशीन लर्निंग वैसे तो देखें 1949 के अंदर ही यानी इंट्रोड्यूस हो गई थी, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस अभी तक क्यों इंप्रूव नहीं हो रही थी, वो सारी चीजें भी हमने डिस्कस की थी। हार्डवेयर नहीं थे, डेटा नहीं था, ठीक है, और बहुत सारी चीजें हमारे पास नहीं थी, और फीचर इंजीनियरिंग भी हमें खुद करना पड़ती थी, इस वजह से थोड़ा मुश्किल तरीन काम था। लेकिन अब क्या है, डीप लर्निंग में डेटा दो, प्रोसेसिंग पावर भी अच्छी है, डेटा भी आपके पास अच्छा है, और एल्गोरिथम भी आपके पास अच्छे हैं, क्योंकि अब आपको फीचर इंजीनियरिंग नहीं करना पड़ रही। डेटा दो, कोई भी अब मशीन लर्निंग सीख सकता है, डीप लर्निंग सीख सकता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आप काम करना बहुत आसान है बनिस्बत आपकी प्रीवियस डिकेड में जिस तरह काम होता था। ठीक है, तो डीप लर्निंग तक क्लियर है दोस्तों? जी, आगे सर। चलें। जी सर। बाकी आप ये देख लें, मुख्तलिफ सर्किल बने हुए हैं, जैसे बिग डेटा। तो बिग डेटा में, बिग डेटा की सिंपल डेफिनेशन, ऐसा डेटा जो उस वक्त की सबसे अच्छी मशीन से, सिंगल मशीन से हैंडल ना कर पाओ, वो बिग डेटा है। ठीक है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ऐसा डेटा जो उस वक्त की सबसे अच्छी मशीन से, सिंगल मशीन से हैंडल ना कर पाओ, उसे हम कहते हैं बिग डेटा। डेटा साइंस आपको पता है, अच्छा डेटा साइंस में डीप लर्निंग भी थोड़ी सी आती है। तो डेटा साइंस में डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी की सारी चीजें आती हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आती हैं। अच्छा, कोई एनोटेशन वगैरह कर रहा है, मैं डिसेबल कर दूं यार, ये बच्चों वाली चीजें क्यों करते हैं? ठीक है, अब कोई भी नहीं कर पाएगा। ये डायग्राम भी क्लियर है या इसमें कुछ पूछना है? क्लियर सर। डेटा साइंस की जरा बात करें। हाँ, डेटा साइंस को ना थोड़ा सा इस तरफ मूव कर दिएगा, उसमें डीप लर्निंग का भी कुछ पार्ट आता है। ठीक है, तो डेटा साइंस में आप इफ एल्स प्रोग्रामिंग, आप मशीन लर्निंग, आप डीप लर्निंग, और इससे हट के दूसरे टूल्स भी होते हैं, पावर बीआई, डेटा माइनिंग के टूल, बिग डेटा के टूल, तो आप सबकी कम्बिनेशन मिलाते जुलाते हुए इस्तेमाल कर रहे होते हैं डेटा साइंस। डेटा माइनिंग में कुछ अपने यानी
टूल्स होते हैं उन्हीं को हम इस्तेमाल करते हैं। बिग डेटा के अपने कुछ टूल्स होते हैं और कुछ टेक्निक्स हम डीप लर्निंग वगैरह की भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ यानी आपके पास फील्ड्स हैं। जी, डेटा माइनिंग क्या चीज है? डेटा माइनिंग या डेटा में घुस के ना कोई नई पैटर्न निकालो, कोई नई इंफॉर्मेशन निकालो, उसे हम कहते हैं डेटा माइनिंग। माइन कर रहे हैं, आपको नहीं पता क्या निकलेगा। कोई एग्जांपल? ठीक है, कोई एग्जांपल मैंने आपको डेटा दे दिया, आप उसको अंदर देख रहे हैं, घुसे में खोद के कुछ ना कुछ निकाल के मुझे दे रहे हैं कि भाई सर ये कराची वाले जो हैं ये ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं, इधर वाले जो है कम ट्रांजैक्शन करते हैं, इनका कराची वाले इस्लामाबाद वाले जो है इनका रिलेशन ये बन रहा है, लाहौर वालों के साथ ये रिलेशन बन रहा है। तो डेटा माइन कर रहे हैं, आप कुछ भी निकाल के मुझे दे रहे हैं। सर टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर है, वो इसी में आती है ना? टेक्स्ट माइनिंग वो डेटा माइनिंग में ही आती है ना? नहीं, डेटा माइनिंग अलग है, एनएलपी जो है वो डीप लर्निंग में आता है या मशीन लर्निंग में आता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। सर आपने कहा कि डेटा माइनिंग का मतलब है आप डेटा में से कुछ सर्च करते हैं, कुछ ढूंढते हैं, उसमें से कुछ नया देखते हैं। तो जो टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग है उसमें भी तो हम डेटा के अंदर से चीजें ही निकाल लेते हैं, पैटर्न भी निकाल लेते हैं, लाइक उसका उसकी फीचर एक्सट्रैक्शन ही हो रही होती है, वो इसमें नहीं आता? हाँ, अगर फीचर एक्सट्रैक्शन वगैरह इस तरह की डेटा माइन करना, उसमें से कुछ स्पेसिफिक चीज निकालने, यूनिक चीज निकालने, तो वो डेटा साइंस में भी आ रही है, डेटा माइनिंग में भी आ रही है, तो सारी आपस में कोरिलेटेड। ठीक है, तो अगर डायग्राम को आप देखें सब आपस में कोरिलेटेड, कुछ ना कुछ पार्ट इसमें भी आएगा, कुछ पार्ट इसमें भी आएगा। ठीक, तो अब जैसे डेटा प्रोसेसिंग या आप डेटा माइनिंग करते हैं तो डेटा साइंस में भी ये चीजें आती हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें, ये डायग्राम समझना कोई मुश्किल नहीं है। अब हम आगे चलते हैं कि आज हम करने वाले क्या हैं। सबसे पहले जी, सर ये डेटा माइनिंग और डेटा प्रोसेसिंग एक ही चीज है? नहीं यार, डेटा माइनिंग आप डेटा माइन कर रहे हो, प्रोसेस में तो एक प्रोसेस आपको पता है। यहाँ पे डेटा माइनिंग के अपने टूल्स होते हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं, उनको हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और डेटा प्रोसेसिंग तो आप किसी भी चीज से प्रोसेस कर सकते हैं, वो ऑडियो था, वो वीडियो था, मुख्तलिफ चीजों से गुजार रहे हैं, तो कुछ नहीं, आप बहुत सारी चीजों पे उसको प्रोसेस करवा सकते हैं। सर मैं आंसर कर दूं इसका? जी, एक एग्जांपल दे दूं? जी जी इमरान। हाँ जी, ऐसा है कि डेटा माइनिंग, लेट से सर ने आपको 100 CNIC का एक डेटा बल्क दे दिया। अब आप वैसे अपनी मर्जी से उसको एनालाइज करके जस्ट ये काउंट्स निकाल रहे हैं कि इसमें कितने मेल CNIC हैं और कितने फीमेल CNIC हैं। अब ये आपने एक नई चीज निकाली, हालांकि सर ने आपको जस्ट CNIC दिए थे, कोई फीचर नहीं दिया, कोई ये नहीं दिया कि मेल का कौन सा CNIC है, फीमेल का कौन सा है। वो आपने अपनी मर्जी से उसके अंदर घुस के डीप जाके खुद कुछ मजीद इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट किया, ये माइनिंग में आ जाएगा। जी, थैंक यू इमरान। सही जी, तो इस तरह की यानी चीजें, तो हम जो काम करेंगे हमें करना है डीप लर्निंग पे, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, इसके ऊपर हम रहेंगे। ठीक है, लेकिन हमारा जो मेन इस कोर्स का पर्पस है ना, वो सिर्फ ये अल्लाह सर के लिए, कौन सा? डीप लर्निंग। तो डीप लर्निंग में बहुत सारे काम है और सबसे ज्यादा एफिशिएंट भी है यार, वजह ये। ठीक है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, काम आसान है, और आप जो चीज़ कर रहे हैं लोगों को बता भी सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें कैसे करते हैं आज स्टार्ट करेंगे। तो मैं जल्दी से रिपीट करता हूँ, हमने क्या किया। हमने सबसे पहले सीखा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग क्या है, लर्निंग की टाइप क्या होती है, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, रीइंफोर्समेंट लर्निंग एंड सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग। ठीक है, तो इतनी सी चीज़ हमने सीखी है जो कि हम पहले भी सीख चुके हैं। अच्छा, आज हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, क्या मशीन लर्निंग वगैरह किस तरह होती है, किस तरह इस पर काम होता है। तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ हम काम को स्टार्ट करेंगे और फिर जो आपके सवालात होंगे उसको हम लेते रहेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक जुपिटर नोटबुक बनाता हूँ। ठीक है, शॉर्ट कर दिया, बाकी आपको पता है आपकी टाइम कब से कब तक है।
चंद चीज़ें मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। अच्छा, मेरे पास डेटा मौजूद है जो मैंने डाउनलोड किया हुआ है, और इसको मैं चाहूँ तो चैट में आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ ताकि आप लोग भी इसके ऊपर काम कर सकें। तो मैं यहाँ से जाता हूँ चैट, ठीक है। चैट में आपकी आती है फाइल, फाइल डायरेक्टली ड्रैग होती है, चलिए यहाँ से आ रही है, ठीक है। फाइल आपके पास आ गई होगी यकीनन, आ रही है फाइल? यस सर। ठीक है, ये फाइल अपने पास आप रख लेंगे और इसी को डाउनलोड कर लें और इसके ऊपर हम थोड़ा सा काम करते हैं। अच्छा, हम जो अभी काम को समझ लें होता है क्या, हमने पढ़ा था W(x+b), पूरी मशीन लर्निंग यही है। और मशीन लर्निंग में जो चीजें लर्न होती है वो W और B की वैल्यू होती है। मशीन लर्निंग के जितने भी एल्गोरिथम है वो W और B की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो कौन सा एल्गोरिथम है जो W और B की वैल्यू को बहुत आसानी से और बहुत अच्छी फाइंड करे? तो मुख्तलिफ चीजें, मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं। तो हम मैनुअली स्टार्ट करते हैं। हमने सिंपल इंपोर्ट किया मैटप्लॉटलिब डॉट pyplot as plt, import pandas as pd, import numpy as np। ठीक है, लाइब्रेरी आपने देख ली। मैं डेटा उठा लेता हूँ, df इज इक्वल टू pd डॉट रीड csv। डेटा में जाओ, वेट एंड हाइट। कोई ब्लैक बॉक्स वगैरह तो शो नहीं हो रहा ना? हो रहा है सर। सर हो रहा है। अच्छा, उसकी वजह मैं देख लेता हूँ क्या है। ये चैट बॉक्स जब दो शो होता है, बॉक्सेस हैं सर। अब भी हो रहा है? अब एक जी और सर, एक और भी है। अब बिल्कुल जी गायब सर, है। अच्छा, मैं खत्म हो जरा गया। फाइल का नाम, ठीक है, थैंक यू। हमारी फाइल का नाम है वेट एंड हाइट। ठीक है, वेट एंड हाइट, ठीक है। डेटा आ गया। डेटा की इंफॉर्मेशन देखनी है, df डॉट इन्फो। अच्छा, df डॉट, अच्छा कुछ बोल नहीं रहे उमर, माइक को म्यूट कर लीजिएगा प्लीज। ये हमारे पास डेटा है, हमारे पास 3 कॉलम है, जेंडर, हाइट, वेट, और उसकी टोटल जो आपकी लेंथ है 10,000 एंट्रीज, इंडेक्स 0 से 9,999, ये डेटा मौजूद है। तो हम इस डेटा के ऊपर कुछ काम करना चाह रहे हैं। क्या काम करें? हम एक काम करते हैं कि सबसे पहले आपको पता है, देखिए इनपुट और आउटपुट होता है। तो हम एक ऐसा मॉडल बनाना चाह रहे हैं जो हाइट बताए हम उसको, और वो हमें उसका वेट बता दे, ठीक है। तो हमने इसके लिए क्या किया, एक एक्स ले लिया, ये इनपुट हो गया एक्स। किस में से, डीएफ में जाओ, और डीएफ में जाके आप क्या ले लो, ठीक है। तो एक्स आपकी क्या होगा, हाइट डॉट वैल्यू, तो उसको एरे में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरह जो आपका ट्रू आंसर है ना, क्योंकि वाई जो होता है ना, 2 होते हैं, एक होता है वाई ट्रू जो आपका रियल है, और एक प्रिडिक्ट किया हुआ होता है। तो ये आपका क्या है, आउटपुट आप इसको कह सकते हो। तो डीएफ डॉट हाइट हमने ले लिए, तो यहाँ पे क्या लेंगे, वेट डॉट वैल्यू। ऊपर मैं कमेंट्स भी कर देता हूँ, ये आपका क्या हो गया, इनपुट, ठीक है। या इसको हम क्या कह रहे थे, डेटा, उस डायग्राम में। इसको हम क्या कहते हैं, आउटपुट, ठीक है। या इसको हम क्या कह सकते हैं, लेवल, और कुछ कह सकते हैं, आंसर कह देते हैं वहां पे, ठीक है, ये चीज। तो हमने डेटा को 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया। चेक करना चाह रहे हैं भाई, तो चेक कर लें। एक्स शुरू की 5 वैल्यू ले ली, वाई की भी आपने शुरू की 5 वैल्यू ले ली। एक्स यहाँ कैपिटल है तो मैं इसको कैपिटल कर दूं, अच्छा जी, क्या मसला है, वैल्यूज है, एस का इजाफा, ठीक है, कॉमा नहीं आया, ठीक है। तो ये इनपुट हो गया और ये इसका आउटपुट, यानी किसी बंदे की 73 हाइट होती है तो उसका वेट 241 होता है, ठीक है। अब ये पाउंड्स में हो सकता है,
किसी की 68 हाइट होगी तो 162 पाउंड्स उसका क्या होगा वेट। तो ये मुख्तलिफ लोगों के क्या है वेट्स हैं। ठीक है, डेटा समझ आ गया। अच्छा, अब जब डेटा आपको समझ आ गया, हमने कहा हमारे पास लाइन की इक्वेशन होती है। ठीक है, लाइन इक्वेशन क्या होती है, मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ लाइन के नाम से। इसके अंदर आपका x जाएगा, x एक्सिस की जो होती है, w की वैल्यू बाय डिफॉल्ट मैं 0 दे रहा हूँ और b की वैल्यू भी मैं बाय डिफॉल्ट क्या दे रहा हूँ 0। तो ये फंक्शन हमें जो रिटर्न करेगा, हमारे पास सिंपल इक्वेशन थी ना w x प्लस c, यानी x को मल्टीप्लाई करते हैं w, उसमें प्लस क्या करते हैं बायस, ऐसा ही होता है ना, mx प्लस b भी बोलते हैं या mx प्लस c भी आप कहते हैं, लाइन की जो इक्वेशन होती है। ठीक है जी सर। w आपका क्या है, w आपके w और b जो है ना ये वेट्स हैं। अगर आप इंटरसेप्ट देखें, w आपका स्लोप होता है, b आपका क्या होता है इंटरसेप्ट। अगर मैं यहाँ पे कोई आ रही हो मैं दिखाऊं, ठीक है ये आ रहा है, मैं सोच रहा हूँ इस तस्वीर को भी यहीं सेव कर लें ताकि आप वहीं मौजूद हो। तो Q2 डीप लर्निंग चैप्टर 1 यहीं पे हम इसको सेव कर लेते हैं। इस इमेज को अगर आप देखें, ये जो लाइन है ना, ये लाइन हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो लाइन की अगर मैं बात करता हूँ, ये जो स्लोप है ना एंगल, ये आपका क्या होता है W, और ये जहां पे W x और v जहां पे मिलते हैं, देखें यहाँ पे भी x और W, ये लाइन यहाँ पे आके कहीं ना कहीं नीचे टकराएगी, ये क्या कहलाती है आपकी इंटरसेप्ट। ये पॉइंट क्या कहलाता है इंटरसेप्ट, या इसको हम क्या कहते हैं BB कहते हैं, क्या कहते हैं B कहते हैं। तो ये आपका B, तो आपको पता चल गया इंटरसेप्ट B है और W क्या है इसका स्लोप, इसका एंगल। ठीक है, अच्छा अब हमें करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें करना ये है कि हमारे ना छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे, अभी मैं जैसे इसको प्लॉट करवाऊं, चलें ये बल्कि प्लॉट ये हुआ ना, समझे। हर बंदे की क्या बताइए हाइट और उसका वेट है। तो देखें एक बंदे की हाइट लाइक यहाँ पे होती है 3, तो उसका जो वेट होता है वो हो रहा है 6। ठीक है, एक बंदे की हाइट है 2.5, तो उसका जो वेट है उससे ज्यादा है, देख रहे हैं। ठीक है, एक बंदे की हाइट है उसका, यानी जो ग्रीन डॉट है ना ये उसका वेट होगा। तो ये जितने भी आपकी डेटा पॉइंट्स हैं ना, ये नंबर ऑफ क्या है लोगों के रिकॉर्ड हैं कि भाई इस बंदे की हाइट इतनी है तो इतना वेट है, इस बंदे की हाइट इतनी है तो उसका इतना वेट है, इस बंदे की हाइट इतनी है तो उसका इतना वेट। ठीक है, हमने ये अभी सिर्फ आप ये नोट करें, सिर्फ ग्रीन डॉट है, बाकी जो डॉट लाइन वगैरह आपको दिख रही कुछ भी नहीं। ठीक है, तो आपने ये प्लॉट करवा दी जी। सर बैटरी लो साइन आ रहा है आपका, क्या चीज, सॉरी बैटरी लो का साइन आ रहा है सर आपके सिस्टम का। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू, मैं उसी को मैंने भी देख लिया, जज़ाकल्लाह। ठीक है, ये बड़ा कीमती। अच्छा शहजाद, तुम्हारे पास यूजर नेम आईडी दोनों मौजूद है? ठीक है, खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो जाए तो आप लॉगिन होके भी कंटिन्यू कर सकते हैं। श्योर सर। ओके थैंक यू। अच्छा अब हम क्या बात कर रहे हैं कि भाई हमने ये ग्रीन डॉटेड प्लॉट करवा दिए, एक्स के ऊपर उसकी हाइट है और वाई के ऊपर उसका वेट है। तो ये हमारे पास ये 10 बंदे हैं, 10 बंदों का डेटा यहाँ पे प्लॉट हुआ हुआ है। अच्छा अब हमें करना क्या है, हमें एक ऐसी लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जिसका लॉस सबसे कम हो, या फिर मैं दूसरे अल्फाज में ये कह सकता हूं कि वो ऐसी लाइन हो जिसका अगर हम डिस्टेंस मेजर करें तो तमाम पॉइंट से बिल्कुल कम हो। ठीक है, दोबारा रिपीट करूं कि हमें एक ऐसी लाइन, कह सकते हैं जी कहें, ये मतलब उस तरह लाइन ड्रा करें जो मैक्सिमम पॉइंट्स को टच करे, मैक्सिमम पॉइंट को टच करें। ठीक है, या मैक्सिमम पॉइंट को करीब तरीन हो, अगर टच ना भी कर भी हो तो वो क्या हो करीब तरीन हो। ठीक है, अच्छा अब करीब तरीन फाइंड करने का क्या तरीका है, हो सकता है मैं पहली लाइन यहाँ पे ड्रॉ करता, दूसरी लाइन यहाँ, तीसरी लाइन यहाँ। तो ये लाइन कैसे आई है, जब आप ये लाइन ड्रॉ करते हैं ना, आपने लाइन ड्रॉ कर दी, लाइन ड्रॉ कर दी, इसका मतलब है यहाँ पे भी x की कोई वैल्यू हो, यहाँ पे भी x की है x, तो हर यानी ये जो आपको डॉटेड रेड लाइन दिख रही है, हर x के ऊपर इसकी y की वैल्यू है, ऐसा ही। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमारी जो प्रिडिक्ट की हुई वैल्यू है ना, यानी 4 के ऊपर यहाँ पे ये वाली ग्रीन थी, ये थी आपकी 2.5, एक रैंडमली बता कि वो नंबर यहाँ नहीं लिखी है, और आपने जो यहाँ पे मेजर की वो की है 2। तो अगर मैं इन दोनों का डिस्टेंस मालूम करूं
तो आपकी जो रियल वैल्यू है, रियल वैल्यू क्या थी, ट्रू वैल्यू क्या है 2.5, 2.5 में से आप क्या माइनस कर दें, प्रिडिक्ट की हुई वैल्यू, प्रिडिक्ट की हुई वैल्यू क्या है दोस्तों 2, तो इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस कितना होगा 0.5। अच्छा इसी तरह हर पॉइंट से ना मैं कोई ना कोई डिस्टेंस लेता हूँ, यहाँ से भी 0.5 आया, यहाँ से 1 आया, यहाँ से 2 आया, मुख्तलिफ पॉइंट से हर पॉइंट दरमियान के एक नंबर ले लिए। तो यहाँ पे कितने नंबर यानी डेटा है आपके 10, तो मेरे पास जो यानी एरर आए होंगे वो एरर्स भी कितने होंगे टोटल 10, क्योंकि हर पॉइंट का प्रेडिक्ट पॉइंट से डिस्टेंस हमने लिया, तो टोटल कितने पॉइंट्स आ गए हमारे पास 10 एरर्स आ गए। अच्छा अब ये जो एरर्स आए होंगे ना, कुछ प्लस में आ रहे होंगे, कुछ माइनस में आ रहे होंगे। एक्सक्यूज मी सर, जी एक पॉइंट तो लाइन के ऊपर भी है, तो एरर तो हाँ, जीरो, तो जीरो होगा, बिल्कुल होगा जीरो, सही कह रहे हैं आप, तो जीरो एरर होगा। तो जीरो हो गया, तो इसका मतलब वो सारे तो नहीं डेविएट करेंगे फ्रॉम द इक्वेशन। अभी हम ये देख रहे हैं, हमने सबके क्या निकाल लिए, एरर्स निकाल लिए, ठीक है। अब सबके एरर्स 10 एरर्स मेरे पास आए, मुझे ना एक एरर सिर्फ एक वैल्यू चाहिए होती है, तो हम क्या करते हैं, हमें सबसे पहले जो एरर्स प्लस में आ रहे हैं उनको तो प्लस में रहने देना, और जो माइनस में आ रहे हैं उनको क्या करेंगे हम, उनको भी प्लस में लाना है। तो बहुत सारी टेक्निक्स हो सकती है, हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर मैं क्या करूंगा, मैं पावर ले लूंगा। तो हर पॉइंट जो एरर आया ना, उस एरर का मैं क्या लूंगा, स्क्वायर। तो स्क्वायर लेने से क्या फायदा होगा, सारे के सारी जो माइनस में वैल्यू होती है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, पॉजिटिव में। अच्छा अब पॉजिटिव में जब वो कन्वर्ट हो गई, उन सब का मैं क्या ले लूंगा, मीन। तो एक आपकी जो 10 नंबर थे, अब उनका एवरेज ले लूंगा, तो एवरेज एरर क्या आ रहा है, एक नंबर आ जाएगा। अच्छा एक जो नंबर आएगा वो पावर में, तो मुझे उस पावर से वापसी उसको कन्वर्ट किस में करना होगा, नॉर्मल, तो उसका क्या ले लेंगे हम, स्क्वायर। तो मैं एक लॉस का फंक्शन बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये हमने इक्वेशन ये समझ ली, ये आ रही, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैं फंक्शन बनाता हूँ किसका, कॉस फंक्शन। अच्छा सिर्फ एक पॉइंट से हम निकालते हैं तो उसको हम कहते हैं लॉस, और तमाम पॉइंट से एरर जो हम निकालते हैं वो क्या कहलाता है, कॉस फंक्शन, ठीक है। तो लॉस फंक्शन और कॉस फंक्शन कहते तो एक ही है, लेकिन लॉस और कॉस में फर्क पता होना चाहिए। एक पॉइंट से निकालते हैं तो क्या है वो लॉस, सब पॉइंट से निकालता हूं तो वो क्या होता है, कॉस। यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूं, उस फंक्शन का नाम लिख देते हैं हम मीन स्क्वायर एरर। तो फंक्शन बनाए तो df, इसके अंदर दो चीजें जाएंगी। पहली चीज आपकी जाना चाहिए y ट्रू, जो रियल वैल्यू थी, ऐसे ही किया था ना हमने। दूसरी वैल्यू क्या जाना चाहिए, y प्रिडिक्ट, जो मशीन प्रिडिक्ट करेगी, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास इक्वेशन क्या बन रही है, स्क्वायर के अंदर वैल्यू आ रही थी ना, तो मैंने क्या किया, इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम करते हैं एक इक्वेशन बना रहा हूं y ट्रू, ठीक है, उसमें से माइनस कर दो कौन सी, y प्रिडिक्ट, और उसकी पावर ले लो, यही मैं कह रहा था, ठीक है। पावर ले ली, तो मैं क्या कर रहा हूं, रिटर्न, रिटर्न क्या करो, नम पाई स्क्वायर रूट किसका, s का मीन लेके, यही कहा था मैंने, एक एक पॉइंट से, क्योंकि ये स्केलर वो है ना, लीनियर अलजेब्रा, तो सेम इंडेक्स की वैल्यू को वापस करेगा, ठीक है, उसको ब्रॉडकास्ट करेगा, हर वैल्यू को पावर ले लेगा, फिर वो जो s है उन सबका एवरेज निकाल लेगा, क्योंकि वो पावर्स में था इसलिए हमने वापसी स्क्वायर रूट में कर दिया, तो नॉर्मल उसी स्केल पे आ जाएगा जो नॉर्मल नंबर है, ठीक है। तो ये हमने लॉस फंक्शन बना दिया। अच्छा अब मैं थोड़ा सा काम करता हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम आपको एक असाइनमेंट दिया था, क्या पढ़ना था, मैटप्लॉटलिब, तो अब मैं कोड करूंगा, बताऊंगा नहीं, ये खुद आपको समझना है, plt डॉट फिगर, ठीक है, और यहाँ पे एक एट्रीब्यूट होता है फिग साइज, साइज आप कुछ भी बता दें, लाइक मैंने 10,5 बता दिया, ये विद और हाइट है उसकी, ठीक है। अच्छा एक्सिस 1 के ऊपर हम क्या करना चाह रहे हैं, plt डॉट सब प्लॉट, और यहाँ पे मैं नंबर लिख रहा हूँ 1 to 1, इसका मतलब है एक रो 2 कॉलम, और पहले कॉलम पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है, 2 कॉलम बना लें एक रो के अंदर। अभी आप जो काम कर रहे हैं किस पे कर रहे हैं, पहले कॉलम पे, ठीक है।
ठीक हो गया सर। रोज होती हैं, कॉलम्स होता है, सिलेक्ट कॉलम। तो ये जो आपने लिखा 1 to 1, इसका मतलब ये, ठीक है। कॉमा में यहाँ के, लेकिन यहाँ पे फिर कॉमा नहीं, एक साथ भी लिख सकते हैं, कॉमा डाल के भी कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं क्या करूँ, डेटा फ्रेम मेरे पास है, तो डेटा फ्रेम से डायरेक्टली मैं प्लॉट करवा सकता हूँ। मैंने कहा काइंड क्या होना चाहिए, स्कैटर। स्कैटर प्लॉट, एक्स के ऊपर मैंने क्या रखी थी, हाइट ना, एक्स में क्या है, हाइट। तो मैंने कहा एक्स के ऊपर क्या होना चाहिए, आपकी हाइट होना चाहिए, और वाई पे क्या होना चाहिए, वेट वेट होना सर। चाहिए। ठीक है, तो हाइट और वेट बता दिया। टाइटल कुछ रखना चाह रहे हैं तो आप टाइटल भी बता सकते हैं ग्राफ का, और आपने यहाँ पे टाइटल बता दिया लाइक हाइट वर्सेस वेट, कुछ भी बता दें, आपके ऊपर है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई मुश्किल? और नो कौन से सर। वाले एक्सिस पे आपने कहा है, आपने कहा कि भाई इसको आप एक्सिस बता दें, कौन सा एक्सिस पे जाना है, एक्सिस 1 है। ओके, तो हमने कहा ए एक्स इज इक्वल टू, वेरिएबल का नाम था ax1, तो इस एक्सिस के ऊपर प्लॉट करेगा। अच्छा, अब हमें असल में ना b और w की वैल्यू क्या करनी होती है, चेंज। तो मैं रैंडमली कुछ वैल्यू ना अभी असाइन कर रहा हूँ, असल में ये मशीन को फाइंड करना होती है, तो अभी मैं खुद से डाल रहा हूँ रैंडमली वैल्यू, लाइक -100 कॉमा, और इसी तरह 50 माइनस की वैल्यू 0, ठीक है, 50, 100 और 150, इसी तरह और फर्दर वैल्यू आप असाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, लूप चला रहा हूँ, फॉर b एक निकलेगा किसमें से, इन bs, -100 यहाँ से निकला, किस में चला गया, b में। अच्छा, अब जब b में चला गया, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मशीन लर्निंग से प्रिडिक्ट करवा रहा हूँ। तो मैंने कहा भाई एक लाइन, पहली लाइन प्रिडिक्ट करना, तो y प्रिडिक्ट, ठीक है, y प्रिडिक्ट होना चाहिए। y प्रिडिक्ट किससे प्रिडिक्ट होगी, लाइन के फंक्शन से। लाइन के अंदर x तो कांस्टेंट है जो यहाँ पे आपने निकाला हुआ है, इसकी w की वैल्यू मैंने रैंडमली अभी 2 डाल दी, और जो b की वैल्यू है ना, यहां से b से उठ के आ जाएगी, ऐसा ही है ना जी। जी, कोई कुछ कह रहा था। जी सर, ये काइंडली बीएस ये रिपीट कर दीजिए, व्हाट इज बीएस, ये आपने लिस्ट किया बीएस जी। मुझे ना b की वैल्यू देनी होती ना याली, तो मैंने रैंडमली कुछ वैल्यू रख दी, एक ही नंबर देता तो एक लाइन ड्रॉ होती, मैंने कितनी लाइन ड्रॉ करनी है, 1 2 3 4 5 6, कितनी लाइन ड्रॉ करवाना चाह रहा हूं मैं, 6 लाइन, ठीक है। तो मैंने इसलिए 6b की वैल्यू रैंडमली अपने पास से दी है। असल में मशीन को यही फाइंड करना होती है कि कौन सी b का नंबर होना चाहिए, वो नंबर फाइंड करना है। अभी मेरे पास 10,000 कॉम्बिनेशन है, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10,000, इतनी यानी पॉसिबिलिटी है, इतने सारे नंबर मैं यहाँ पे शफल कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो बड़ा मुश्किल तरीन काम होगा, वो मशीन अब खुद फाइंड करेगी, अभी तो मैं डाल रहा हूँ ना, अब ये मशीन खुद फाइंड करेगी, ठीक है। तो पहली लाइन के लिए बी ये जाएगा, दूसरी लाइन के लिए बी, तीसरी लाइन के लिए, चौथी लाइन के लिए, तो मुख्तलिफ लाइंस के लिए क्या जा रहे हैं, मुख्तलिफ बी यहाँ पे हम असाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई मुश्किल? सर ये W की वैल्यू 2 क्यों असाइन की है? अभी मैंने रेंडमली डाली है दोस्त, आप चाहें तो इसको मशीन खुद फाइंड करेगी, अभी तो मैंने रेंडमली डाला है, ठीक है। तो रेंडमली डाले, आप इसमें 2 डाल दें, 3 डाल दें, 4 डाल दें, इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। अभी मुझे नहीं पता क्या डालना चाहिए, तो वही हमें फाइंड करना है, क्या डालें भाई, W और B की वैल्यू। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, हमने जितने भी एरर जनरेट हो रहे हैं ना, इसके लिए एक मैं क्या करता हूँ, एक मीन स्क्वायर एरर्स, एक से ज्यादा, एक एम्प्टी लिस्ट बना ली, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अब मुझे एरर मालूम करना है, तो मैंने क्या किया, MSE, एक एरर निकालो, और एरर के लिए फंक्शन क्या था, मीन स्क्वायर एरर, और इसमें 2 चीजें जाती हैं, पहली चीज क्या आती, वाई ट्रू, और दूसरी चीज क्या जाती है, वाई प्रेडिक्टेड, वाई प्रेडिक्ट, ये पहली लाइन जो इसने प्रेडिक्ट की है, ठीक है। तो ये दोनों इसके अंदर जाएंगी, तो उसका कुछ लॉस आएगा, एक वैल्यू निकल के आएगी MSE के अंदर, तो मैं इसको किस में अपेंड करवा दूंगा,
ठीक है। और इसी तरह मुझे इसको क्या करना होगा, इसको आप प्लॉट करना चाह रहे हैं, आप इसको प्लॉट भी करवा सकते हैं। हर लाइन को प्लॉट करवाना होगा ना, तो पहली लाइन को हम प्लॉट करवाते हैं। PLT डॉट प्लॉट, एक्स तो कांस्टेंट है, और यहाँ पे जो आप प्रिडिक्ट आपकी आई है वाई प्रिडिक्ट, उसको प्रिंट कर दो। ठीक है, तो ये एक एक करके कर देगा। अच्छा, मैं इसको जरा चला के दिखा दूं। तो एरर क्या है यहाँ पे, W इज नॉट डिफाइंड। तो भाई W क्यों नहीं है नॉट, लाइन की इक्वेशन क्या है, W ये, अच्छा यहाँ पे W हमने कैपिटल कर दिया, अपेंड के स्पेलिंग भी सर, और अपेंड के स्पेलिंग में भी मसला है। ठीक है, ये लाइनें हो गई। अच्छा, अब हर लाइन का कोई ना कोई लॉस है। मैं जरा इसको ना दो दो तीन तीन हिस्से में चलाऊंगा तो आपको समझ आएगा। येलो कोड चलाया, इससे ये स्कैटर यानी आपके प्लॉट हो गए। ठीक है। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, ये एरर्स वगैरह कि भाई पहली दूसरी लाइन मुख्तलिफ प्लॉट करवाओ प्रिडिक्ट की हुई। तो पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन जिसके बी मुख्तलिफ है, पहली वाली लाइन का 100 होगा, -50, 0, 50, 0 और 150। ये हर लाइन की क्या बी की वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे ये प्लॉट हो गए। अच्छा, अब इन सब का लॉस भी यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रिएट यानी जनरेट हो रहा है। तो मुझे अगर लॉस को प्रिंट करवाना हो तो हम क्या करेंगे, मैं दूसरे एक्सिस के ऊपर बात करूंगा, x2 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, PLT डॉट सब प्लॉट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक रो दो कॉलम, और कौन से कॉलम में काम कर रहे हैं हम, दूसरे कॉलम में, इसी के बराबर में बन जाएगा। ठीक है, PLT डॉट प्लॉट जो हम प्लॉट करवाना चाह रहे हैं, इसके अंदर BS जो आपकी बायस है ना, ये एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाएंगे, और इसका जो एरर है y की वैल्यू वो किसमें, MSES इसके अंदर है। इसकी हमने टाइप बता दी 0 माइनस, तो इसका मतलब है डॉट वाले आएंगे सर्किल बने हुए और डॉटेड लाइन के साथ होंगे। इसका टाइटल डिफाइन करना चाह रहे हो, PLT डॉट टाइटल। ठीक है, आपने क्या कर दिया, कॉस्ट फंक्शन, ईच लाइन कुछ भी नाम दे दें, और इसी तरह बहुत सारी चीजें एक्स लेवल वगैरह भी डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपने कर दिया B फॉर बायस। ठीक है, तो B की वैल्यू क्यों, बायस मैंने लिखा, B लिखा इसलिए मैंने ये किया है, और इसको हम चला देते हैं। PLT की स्पेलिंग कहाँ पे, यहाँ गलती करी है मैंने, PLT PTL। ठीक है, तो यहाँ कुछ समझ आ रहा है आपको। हर लाइन, पहली लाइन उसका लॉस इतना ज्यादा आ रहा था, दूसरी लाइन उसका लॉस थोड़ा कम हुआ, तीसरी लाइन उसका लॉस और कम हुआ, चौथी लाइन उसका लॉस बिल्कुल कम हुआ, फिर मैं जब B वगैरह बढ़ाता हूँ लॉस दोबारा बढ़ने लग गया। तो हमें एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जिसका लॉस कम से कम हो। ठीक है, और हमें सिर्फ B की वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, अभी तो मैंने B की वैल्यू यहाँ दी है ना, हमें सिर्फ B की वैल्यू नहीं, हमें W और B इन दोनों की वैल्यू, ऐसी वैल्यू मालूम करनी है जिसके अंदर सबसे बेस्ट यानी सबसे कम आपका क्या आना चाहिए, लॉस आना चाहिए, और ये सबके ऊपर फिट होना चाहिए। ठीक है, इसमें किसी को कोई मुश्किल दोस्तों, इस कोड को देखें जरा, इस कोड में अगर कुछ समझ नहीं आ रहा, ये यहां तक पहले ये कोड देखें, कोई भी एक चीज नहीं समझ आया मुझसे लाजमी पूछें। एक्सक्यूज मी सर, सर ये आप वाई ट्रू और वाई फ्रेड का बता दीजिए। वाई ट्रू तो हमने ऊपर जो है इनिशियलाइज कराया हुआ था, और वाई फ्रेड जो है वो हम नीचे कैलकुलेट करें फंक्शन में। लेकिन सर मैं जो है वो ये पता करना चाह रही हूँ कि एक्चुअली हम ये दोनों चीज़ें कर मतलब कि वाई ट्रू और वाई फ्रेड को माइनस क्यों करवा रहे हैं सर? माइनस क्यों करवा रहे हैं, तो बेसिकली हमें ना हर लाइन को ये मालूम करना है ना कि ये तमाम पॉइंट के बिल्कुल करीब तरीन है। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये रेड वाली आपकी जो y की वैल्यू है ये सारी, और ये क्या है रियल वैल्यू, तो हमने क्या किया, हर आपकी प्रिडिक्ट वैल्यू से और ट्रू वैल्यू के दरमियान का फर्क मालूम किया। ठीक है, तो सबका हमने फर्क मालूम किया, हमारे पास 10 के 10 नंबर आ गए, क्योंकि वो 10 नंबर है, एक एरर तो नहीं है। तो हमने क्या किया, उसका उसके प्लस के जो नेगेटिव साइन तो उसको कन्वर्ट करना था प्लस में, तो सब हमने क्या ले लिए, 10 पॉइंट के स्क्वायर ले लिए। ठीक है,
स्क्वायर लेने के बाद उनका मीन निकाला, क्योंकि वो मीन निकला है स्क्वायर वैल्यू का, इसलिए हमने उसका क्या ले लिया, स्क्वायर रूट। तो एक नंबर निकलेगा। तो मुझे क्या चाहिए था, एक नंबर। जो हमने यहाँ पे कोड किया है वहां पे हमें क्या चाहिए था, एक नंबर चाहिए था। तो इस वजह से हमने ये काम किया। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। जी सर यहाँ पे हम कोई रिग्रेशन नहीं कर सकते कि सीधी सीधी हमें लाइन मिल जाए और जब चाहे हम उसको एक्स की वैल्यू दें, हमारे पास वाई की प्रेडिक्टेड वैल्यू आ जाए? बिल्कुल 100% ये रिग्रेशन की प्रॉब्लम ही हम कर रहे हैं, लेकिन रिग्रेशन के मॉडल को ट्रेन करने के लिए तो हमें W और B की वैल्यू देनी है ना, वो W और B की वैल्यू मालूम करनी है। अब वो कैसे मालूम करेंगे, उसकी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बहुत सारे एल्गोरिथम है। तो वो कौन से एल्गोरिथम होंगे, वो कौन सी यानी आपकी टेक्निक होगी, तो ये हमें फाइंड करनी हो मशीन लर्निंग। तो बेसिकली हम ऐसी ही रिग्रेशन की लाइन मालूम कर रहे हैं जो हमें सबसे यानी बेस्ट हो इन तमाम लाइनों से, और इसकी बेस के ऊपर फिर वो आगे हम उसको एक्स बताएं, वो हमें क्या बता दे, उसका वाई बता दे। हमें करना यही है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई मुश्किल हुई हो तो इस कोड में बहुत आसान, हमने एक लाइन इक्वेशन थोड़ा बनाई सा है। स्क्रॉल अप करें। स्क्रॉल अप ये लें। बस ठीक है, आप नीचे आए। कुछ पूछना है? जी वो एक चीज लाइन देखनी थी, वो समझ आ गया। अच्छा वो समझ आ गई, चलो ग्रेड हो गया। सर लॉस फंक्शन समझ आ गया जी। सर मुझे ये W और B की स्टिल समझ नहीं आ रही। ये लाइन की इक्वेशन होती है। W और B जो है ना, जो आप लाइन बनाते हो ना ग्राफ के ऊपर, जो लाइन प्लॉट करवाते हैं, जैसे हमने ये जी लाइन जी। प्लॉट करवाई है ना, तो लाइन जब भी हम प्लॉट करवाते हैं ना, तो लाइन के अंदर तीन चीजें होती हैं। एक x की वैल्यू होती है, एक W स्लॉप होता है, और एक B कहाँ से ये टकराएगी। तो ये तीन चीजें होती हैं। तो x W B तीन चीजें। एक्सक्यूज मी सर। क्योंकि हमारे B उसका B स्टार्टिंग पॉइंट है ना, तो W क्या है? W आपका स्लॉप एंगल, कितना एंगल होना चाहिए। अच्छा ठीक है सर। एक्सक्यूज मी सर। जी जी नसीम। सॉरी सर, मैं भूल ही गया। भूल गए, चलो कोई मसला नहीं। सर अब याद ये शीट जो आप इस वक्त दिख रही है, ये अवेलेबल होती है कि बाद में जाके हम ये रीटाइप करें और रिजल्ट लेने की कोशिश करें और प्रैक्टिस करें? हाँ हाँ, ये सारा कोड आप जुपिटर नोटबुक का फायदा यही है ना, आप ऊपर से नीचे से किसी भी बीच में सेल को चला सकते। हमें मिल जाएगी? कैसे मिलेगी? क्या चीज मिल जाएगी, सॉरी? ये जो शीट इस वक्त जुपिटर शीट सामने मेरे, आप जो टाइप कर रहे हैं, हाँ ये कैसे मिलेगी सर? ये तो मैं जब काम कर लूंगा, गेट पे पुश करूंगा, उस वक्त मिलेगी। अभी तो आपको ये कोड लिखना पड़ेगा जैसे मैंने लिखा। गेट पे पुश कर देंगे आप? जी हाँ, गेट पे पुश कर दूंगा ना, फिर ये अवेलेबल होगा आपके लिए। थैंक यू। अभी तक तो मेरे पास है। ठीक है I have a question. सर ये एक सेकंड स्क्रॉल अप करिए। ये रही। ठीक है, स्टार्ट। मैंने ये पूछा सर था ऊपर कि से वाई स्प्रेड में जो है वो डेटा अरे की फॉर्म में सेव हो रहा है। किसमें, सॉरी? एरे की वाई फॉर्म में स्प्रेड में किसमें? सर। बिल्कुल 100% एरे की फॉर्म में 10,000 पॉइंट होंगे। और फिर ठीक है, एक एक वाई पॉइंट जो है ट्रू, वाई ट्रू के एक पॉइंट से कंपेयर हो रहा होगा। बिल्कुल एक एक पॉइंट एक से वो कंपेयर हो रहा है, फिर उसकी हम क्या ले रहे हैं, पावर ले रहे हैं, ताकि माइनस साइंस खत्म हो जाए। ओके सर ये स्क्रॉल अप करिएगा। स्क्रॉल अप। जी जी सर। अब क्या रह गया इसमें? जी सर, थोड़ा जिधर से स्टार्ट हो रहा है, ये लाइन 1। जी सर। ठीक है। अच्छा अब ये कोड नहीं करना, टेंशन नहीं लें, ये तो आपके पास आ जाएगा ना, हाथों हाथ करके कोई वो फर्ज पूरा नहीं हो रहा। बेंचेस का कोड आपको समझ आना चाहिए। अच्छा अब देखें, W और B की वैल्यू अगर मैं कहूँ दो कॉम्बिनेशन है ना, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10,000 इतनी कॉम्बिनेशंस आपकी बन सकती हैं, इतने वे हो सकते हैं कि आप मालूम कर सकें। तो आप सोचेंगे कि यार कितनी पॉसिबल वैल्यू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो W और B की वैल्यू है हम ट्राई करेंगे ये मशीन लर्निंग से फाइंड करें। ठीक है, अच्छा ये वेट्स कहलाते हैं WB ना मशीन लर्निंग के अंदर।
अच्छा, अब देखिए हम कितनी आसानी से फाइंड करेंगे और उसकी लॉस भी सबसे कम होगा। तो हम क्या करते हैं सबसे पहले, अच्छा आपके पास ये कोड नहीं चलेगा अभी क्योंकि आपने टेंसरफ्लो इंस्टॉल नहीं किया वो, ठीक है। यहाँ से आपने कहा मॉडल्स और इंपोर्ट हम कह रहे हैं सीक्वेंशियल, इंपोर्ट की जगह पे फ्रॉम आ जाएगा। कहाँ पे? थैंक यू यार, मुझे लगा था मैं सिर्फ टेंसरफ्लो इंपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, लेयर्स, और यहाँ से आप इंपोर्ट कर रहे हो डेंसली कनेक्टेड लेयर। ये क्या है? अच्छा, ये मैंने एक डायग्राम आपके साथ और शेयर करनी है, फिर उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं। नहीं यार, ये तो मैं यहाँ से आ जाता हूँ फोल्डर में, और ओके, ये तो हो गई डायग्राम, ठीक है इसकी, और डेटा साइंस, ये आ गया न्यूरल नेटवर्क। ओके, सही दिख रहा है ये? अच्छा, इसमें थोड़ा अच्छा नजर नहीं आ रहा, मैं इसको गूगल क्रोम पे खोल लेता हूँ। ओपन विद नहीं आ रहा तो हम पाकिस्तानी तरीका अप्लाई करते हैं। चलें यार, जो भी समझ आ रहा है। कुछ आ रहा है समझ? नहीं आ रहा तो मैं यहाँ से आता हूँ, यार ठीक है। देखिए, हम जो न्यूरल नेटवर्क पे काम कर रहे हैं ना, न्यूरल नेटवर्क में होता क्या है, लेयर्स होती हैं। देखिए, लेयर्स 1, लेयर्स 2, लेयर्स 3। अच्छा, पहली वाली जो लेयर है और आखिरी वाली जो लेयर है, इसकी जो नंबर ऑफ नोड्स होती हैं, जो आपको 0 0 दिख रहा है ना गोल गोल, ठीक है, ये आपकी कहलाते हैं नोड्स। ये कांस्टेंट होती है प्रॉब्लम के मुताबिक, ठीक है, तो ये कांस्टेंट है। नंबर ऑफ नोड्स x1, x2, x0 या xd, 3 है तो 3 ही होंगी तमाम इनपुट के लिए। उसका आंसर एक आएगा तो सबके लिए आंसर एक ही होगा। बीच वाली जो नोड्स है ना, ये कम या ज्यादा हो सकती हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो सबसे पहले इनपुट लेयर होती है और आखिरी वाली होती है आउटपुट लेयर। यहाँ से इनपुट जाता है, यहाँ से आउटपुट निकलता है। बीच वाली जो लेयर्स है ना, ये कहलाती है हिडन लेयर्स, ठीक है। अच्छा, हिडन लेयर्स या जो हम नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं उसको कहते हैं डेंसली कनेक्टेड लेयर। हम जो लेयर का नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं उसका नाम क्या है? डेंसली कनेक्टेड लेयर। डेंसली कनेक्टेड का मतलब ये होता है कि देखें, आपकी जितनी भी हिडन लेयर्स हैं या आगे आने वाली जितनी भी लेयर्स हैं, वो अपनी प्रीवियस लेयर की तमाम नोड्स, देखिए पहला वाला इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है और इससे भी कनेक्ट है, तो प्रीवियस लेयर की तमाम नोड्स और नेक्स्ट लेयर की भी तमाम नोड्स, क्योंकि आगे एक ही लेयर है, उन सब से कनेक्ट होती है। ये चीज क्लियर हो गई। अच्छा, अब आप एक चीज नोट करें कि आपकी जो एक्स जाएगा ना तमाम लेयर में जाने के लिए, जितने भी एजेस हैं कनेक्ट हो रही है, इनके लिए डब्ल्यू की वैल्यू होती है। तो आप देखें डब्ल्यू के लिए, इसके लिए भी वैल्यू आएगी, एक्स जब इसमें जाएगा इसके लिए भी कोई डब्ल्यू की वैल्यू होगी, इसमें जाएगा इसकी भी कोई डब्ल्यू की वैल्यू होगी, ठीक है। तो डब्ल्यू की वैल्यू होती है तमाम लेयर्स के लिए जो हर नोड से इंडिविजुअल कनेक्ट होता है। और इसी तरह एक और चीज नोट करें कि पूरी लेयर के लिए जो बी की वैल्यू होती है ना, वह तकरीबन कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें डब्ल्यू हर लेयर के लिए, यानी हर लेयर के लिए एक बी की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट। इसमें किसी को कोई मुश्किल हो रही है नेटवर्क को समझने में? सर रिपीट कर दें प्लीज। ओके, न्यूरल नेटवर्क में हिडन लेयर जो होती है अपनी प्रीवियस और नेक्स्ट लेयर की तमाम लेयर से कनेक्ट होती है, तो ये कनेक्टेड है। तो ये जो एजेस होती है ना, बेसिकली यही आपकी डब्ल्यू की वैल्यू होती है, ठीक है। और बी की वैल्यू जो कि कांस्टेंट तमाम लेयर्स के लिए, पूरी एक लेयर के लिए ना कांस्टेंट होते, तमाम नहीं, एक हिडन लेयर के लिए एक डब्ल्यू की वैल्यू कांस्टेंट होगी, ठीक है। जबकि हर, यानी इस जो डब्ल्यू एक्स इसका है, तो इसके लिए इसके साथ जो डब्ल्यू की वैल्यू अलग हो सकती है, इसके लिए डब्ल्यू की वैल्यू अलग हो सकती है, इसके लिए डब्ल्यू की वैल्यू अलग हो सकती है। बल्कि मैंने आपको एक कोर्स बोला था, वो देखा आप लोगों ने? एनडीओएनजी का डीप लर्निंग, ठीक है, किसी ने कंप्लीट किया अभी तक?
नहीं किया, उसे कर लेना, न्यूरल नेटवर्क बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। नहीं सर, ठीक है, तो ये अभी इन प्रोसेस है। ठीक है, ओके। अच्छा, फिर सर हमारे कौन सा पास क्या, कोर्स है, कोर्स रिपीट कर दें दोबारा। डीप लर्निंग, नहीं सर, जो आपने उसका नाम है डीप लर्निंग। कोर्सेरा पे जाएं, डीप लर्निंग लिखें तो एनडीओएनजी का पहला ही कोर्स आ रहा होगा, उसमें डीपली सिखा रहे हैं राइट डीप लर्निंग। ठीक है, अच्छा अब आगे हम चलते हैं कि भाई हर लेयर के अंदर ना एक फंक्शन कॉल होता है जिसे हम कहते हैं एक्टिवेशन फंक्शन। ये देख रहे हैं इसके अंदर 3 जगहों से वो आ रही है ना वैल्यू। तो अब ये कंसीडर करें ए बी सी, आंसर ये देगा ये क्लास ए है, क्लास बी है, क्लास सी है, कौन सी क्लास है हमें लास्ट के अंदर वो पता चले। तो अब अगर आप यहाँ पे देखिए तमाम लेयर से इनपुट आया, इसमें भी आया, इसमें भी आया, इसमें भी आया, कौन सा वाला न्यूरल आगे फायर होना चाहिए जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा हो, सबसे अच्छी हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक्टिवेशन फंक्शन होता है हर नोड के ऊपर। ठीक है, हर नोड पे क्या होता है, एक्टिवेशन फंक्शन। इसको मैं रिलेट कैसे करूं, देखें आप ना घर से ऑफिस जा रहे हैं, ठीक है, तो आपका जो दिमाग है ना, आंख नाक कान ये सारे इनपुट्स कलेक्ट करते हैं, आपके दिमाग को भेजते हैं। आपको आवाजें भी आ रही हैं, आपको मुख्तलिफ फिगमेंट्स भी आ रही है, आपको क्या नाम है मुख्तलिफ विजुअलाइजेशंस भी आ रही हैं। आपका दिमाग क्या करता है, जो काम का डेटा होता है ना, आपको ऑफिस, घर से ऑफिस जाना है तो रोड के ऊपर सामने आपके जो एक पर्टिकुलर यानी एक एरिया है, उस एरिया में कोई गाड़ी आ रही है, कोई सिग्नल आ रहे हैं, कोई बंदा आ रहा है, तो उसको प्रोसेस कर रहा है। बाकी जितना डेटा रिसीव हो रहा है आपका जो माइंड है उसको क्या करता है, इग्नोर करता है। तो ये जो काम होता है ना, ये एक्टिवेशन फंक्शन पे होता है कि एक्टिवेशन फंक्शन जो काम का डेटा है ना उसको आगे जाने देता है दिमाग में प्रोसेसिंग के लिए, और जो काम का डेटा नहीं होता ना उसको क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है। तो ये चीज क्लियर है, एक्टिवेशन फंक्शन हर नोड पे अप्लाई होता है, और वो देखेंगे हम एक्टिवेशन फंक्शन कौन कौन से। ठीक है, तो ये क्लियर है दोस्तों। जी ओके, तो ग्रेड हो गया। अब हम आगे चलते हैं कि भाई हम क्या कर रहे हैं। सर क्वेश्चन है कि इनपुट लेयर एक से ज्यादा हो सकती है, लॉजिकली तो एक ही नहीं होनी चाहिए। इनपुट लेयर हमेशा एक ही होती है, हिडन लेयर एक से ज्यादा होगी। ठीक है, तो इनपुट एक ही होगी लेकिन हिडन लेयर एक से ज्यादा हो सकती है। आउटपुट लेयर भी लास्ट एक ही होगी, जो लास्ट में होगी वो आउटपुट लेयर होती है। ठीक है, तो डेंस हमने कनेक्टेड लेयर लिया है। इसी तरह मैं ऑप्टिमाइजर को इस्तेमाल कर रहा हूँ, टेंसरफ्लो डॉट क्लास डॉट ऑप्टिमाइजर्स। ठीक है, और यहाँ से 2 ऑप्टिमाइजर निकाल लेता हूँ, एडम स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। ठीक है, ये चल गया। अच्छा, किस में मसला आया है, इनवैलिड, इंपोर्ट नहीं लगाया मैंने। ठीक है, सेकंड वाले अब में क्या कह कह रहा है, स्पेलिंग भी गलत है। कैरिस की स्पेलिंग हमने गलत की है, बिल्कुल। ठीक है, तो पूरा आपको तमाम चीजें बता रहा है जी। सर ये TensorFlow 2.0 यूज हो रही है बैकएंड पे या कोई और वर्जन है? 2.0 चेक कर सकते हैं। सर जो हिडन लेयर का आपने बताया उसके अंदर W की वैल्यू आपने बताया कांस्टेंट होती है, तो सर जो 3 नोड्स आ रहे हैं उसमें से वैल्यू नहीं कांस्टेंट नहीं होती, कांस्टेंट नहीं होती, मशीन फाइंड करती है। ठीक है, अभी वो मशीन हमें फाइंड करके देगी, अभी तो मैंने कांस्टेंट रखी है लेकिन आगे मशीन से हम फाइंड करवाएंगे ना। क्योंकि सर वेट्स जो है वेट्स वो 3 नोड से आ रहे हैं, तो डेफिनेटली फिर वो कांस्टेंट उस तरह से तो नहीं मेरे ख्याल से। टेंसरफ्लो क्या स्पेलिंग मिस्टेक किया मैंने, अच्छा टेंसरफ्लो मैंने इंपोर्ट थोड़ी किया है, इंपोर्ट करना पड़ेगा ना फिर डायरेक्टली। सर कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि टेंसरफ्लो के बारे में भी पहले थोड़ा बता दें प्लीज, मुश्किल हो रही है समझने। टेंसरफ्लो ना एक लाइब्रेरी है, जिस तरह आपने पांडास पढ़ा है, नमपाई पढ़ा है, इसी तरह न्यूरल नेटवर्क पे काम करने के लिए एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है टेंसरफ्लो। अच्छा, आप ना विंडो पे इसको इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारे एरर आएंगे और आगे इन फ्यूचर आप फेस करते रहेंगे बेशुमार प्रॉब्लम। तो फिर अब मैं जो आखिरी वो आपको कहता है शुरू से कि आप डीप इस पे आ जाए, लिनक्स पे, तो लिनक्स पे आपको ना जरा से भी एरर नहीं आते, और उसकी ना कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है लिनक्स के हवाले से।
तो आपको कोई उसके एरर्स वगैरह भी आते हैं तो वो कुछ घंटों में सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा कि भाई टेंसरफ्लो आप न्यूरो इस पे आ जाएं यूबंटू के ऊपर, ठीक है। तो वरना प्रॉब्लम आती रहेगी। अगर नहीं है, इन केस आपका बहुत सारा डेटा है, आप नहीं आना चाह रहे, तो आपके पास कॉलैब मौजूद है, फ्री ऑफ कॉस्ट, आप वहां पे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉलैब को इस्तेमाल कर रहे हैं, अब ये आपके ऊपर है आप क्या करते हैं। तो ये क्लियर है? सर क्या बता रहे हैं, कौन सा टूल बता रहे हैं आप? कॉलैब, कॉलैब है ना, गूगल कॉलैब, ठीक है। और आपको इंस्टॉल करनी सिंपल सी कमांड है, पिप इंस्टॉल टेंसरफ्लो, तो टेंसरफ्लो से इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो ये कर लीजिएगा दोस्तों।